हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सामने एक पोयम है जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया है। ये यूपी बोर्ड क्लास 11th का थर्ड पोयम है, अर्थात तीसरा पोयम है पोएट्री का। ये एक लिरिकल बैलाड है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया है। इस लिरिकल बैलाड में कवि जो हैं, पोएट जो हैं, उन्होंने ह्यूमन को और नेचर को एक दूसरे से रिलेट करने का प्रयास किया, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। ये एक्चुअली क्या है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, ये लवर ऑफ नेचर हैं। इनकी जितनी भी पोएम्स हैं, वो इसका जो बेस होता है इन सभी के पोएम्स, इनके पोएम्स का जितने भी पोएम्स हैं, उसमें ज्यादातर वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, नेचर से रिलेटेड मैटर को उसमें क्या कहते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए ये भी एक लिरिकल बैलाड है जो जिसमें नेचर से संबंधित चीजों को बताया गया है। इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इन पोएट के बारे में जान लेते हैं। बायोग्राफी ऑफ पोएट में इन्होंने कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। लिरिकल बैलाड भी लिखा है, आर्ट भी लिखा है, सॉनेट भी लिखा है और लिरिक्स भी लिखा है। इसके अलावा भी और सारी भी चीजें लिखे हैं इन्होंने। तो सर जी विलियम वर्ड्सवर्थ was born in 7th April 1770 in Cockermouth, Cumberland, England. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड के कम्बरलैंड के कॉकरमाउथ में हुआ था। He was an English poet of romantic age. वो रोमांटिक एज के एक अंग्रेजी कवि थे। His father, उनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ was died when he was only 13. उनके पिताजी जॉन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु तब हो गई जब वो केवल 13 वर्ष के थे। And his mother Anne Coxon was also died when he was only 8. और उनकी माता एन कॉक्सन की भी मृत्यु हो गई जब वो केवल 8 वर्ष के थे। He was brought up in Cumberland in the midst of lakes and meadows. और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? कम्बरलैंड के लेक्स और घास के मैदानों के बीच में। Which inspired him most, जो घास के मैदान और झीलें पोएट को यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत इंस्पायर करती थी, बहुत प्रेरित करती थी। He got his early education from his mother. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की। And after his mother's death, और उनकी माता की मृत्यु के बाद his father, उनके पिताजी ने sent him Hawkshead Grammar School, लंकनशायर। तो उनके पिताजी ने हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल लंकाशायर में उन्हें भेज दिया विलियम वर्ड्सवर्थ को। उनकी जब उनकी माता की डेथ हो गई तो उनके पिताजी ने उन्हें हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल में भेज दिया। He got his BA degree in 1791 from सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। और उन्होंने अपनी BA की डिग्री 1971 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की। अर्थात उनकी BA की डिग्री 1791 अर्थात 1791 में कंप्लीट हो गया। कहां से? सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से। He married with Mary Hutchinson. उनकी शादी मैरी हचिंसन से हुई। He was died in 23 अप्रैल 1850 और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में 80 साल की उम्र में हो गई। कहां पर? इन रेडल, वेस्टमॉरलैंड, इंग्लैंड। रेडल के वेस्टमॉरलैंड में, जो कि इंग्लैंड में था। अब देखिए, ये पोएट ल्यूरेट भी रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के, अर्थात रॉबर्ट साउदी के बाद ये पोएट ल्यूरेट हुए थे 6 अप्रैल 1843 से लेकर के 23 अप्रैल 1850 तक। ये उनका पोएट ल्यूरेट होने का ड्यूरेशन नीचे दिया गया है, 6 अप्रैल 1843 से 23 अप्रैल 1850 तक। अब जो ये प्रेजेंट पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अबाउट द पोएम, एजुकेशन ऑफ नेचर इज वन ऑफ द लूसी poems, a series of 5 poems written by William Wordsworth, a poet of nature. जो एजुकेशन ऑफ नेचर पोएम है वो लूसी पोएम के नाम से है, वो लूसी पोएम्स के नाम से है, जो कि एक 5 कविताओं की सीरीज है, लिरिकल बैलाड है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ये पोएट ऑफ नेचर हमने पहले भी आपको बताया, ये नेचुरलिस्टिक हैं, इन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, अर्थात ये नेचर से रिलेटेड थीम्स को अपने पोएट्री में लिखते हैं। अब एक चीज और, ये लूसी नाम आ गया। लूसी
बहुत सारे पोएट्स का कहना है, इनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स जो भी हैं वो कहते हैं कि ये जो लूसी है ये इनकी इमेजिनेशन है। बट कुछ लोगों का कहना है कि लूसी एक क्या कहते हैं यंग लड़की थी जिसकी डेथ हो जाने पर उसके मृत्यु का जो इफेक्ट इनके विलियम वर्ड्सवर्थ के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर किया, अर्थात इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया उसकी डेथ। तो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी को थीम मानकर इस पोएम का क्रिएशन किया था। नेचर ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायरिंग, वाइब्रेंट एंड स्पिरिचुअल। और जो वर्ड्सवर्थ का नेचर है अर्थात इनकी प्रकृति अर्थात इनका व्यवहार है, विचार है, वो इंस्पायरिंग है, प्रेरणा देने वाला है, वाइब्रेंट है, जोशपूर्ण है, फुर्तीला है, एंड स्पिरिचुअल है और आध्यात्मिक है। इन दिस पोएम लूसी वाज एन इमेजिनेटिव क्रिएशन ऑफ पोएट। और इस पोएम में जो लूसी है वो एक क्या कहते हैं इमेजिनेटिव है, कल्पनात्मक क्रिएशन है, अर्थात रचना है कवि के द्वारा। कवि ने इस पोएम में लूसी नाम के एक इमेजिनेटिव गर्ल्स को क्रिएट किया है और उसी को थीम मानकर इस पोएट की क्रिएशन किया है। दिस पोएम इज ए लिरिकल बैलाड। यह जो पोएम है वह एक क्या है, लिरिकल बैलाड है। अब मैं जब फॉर्म ऑफ पोएट्री आपको अपलोड करूंगा बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि लिरिकल बैलाड क्या होता है, सॉनेट क्या होता है, एपिक क्या होता है, आर्ट क्या होता है, और क्या कहते हैं लिरिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ये सारी चीजें सब मैं जब एक बार क्या कहते हैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स व्यू on nature and its role in building and shaping the character of a child. It expresses, यह जो पोएम है एक्सप्रेस करता है द पोएट्स व्यू, पोएट के व्यू को, पोएट के दृष्टिकोण को, ऑन नेचर, और नेचर मतलब प्रकृति पर, एंड इट्स रोल और इसके भूमिका को, इन बिल्डिंग एंड शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड, अर्थात प्रकृति का क्या रोल है। अर्थात मान लीजिए कोई बॉर्न चाइल्ड है, कोई जन्म लिया हुआ बच्चा है, तो उसके कैरेक्टर में और उसके आकार के बनने में प्रकृति का क्या रोल होता है, ये चीजें पोएट ने इस पोएम के माध्यम से बताया है। फर्स्ट 3 years से ग्रीव अमिस नेचर, यानी पहले के 3 वर्ष ये नेचर के बीच में अर्थात अपने आप पड़ी होगी, और उसके बाद देन नेचर डिसाइडेड टू अडॉप्ट हर एज हर ओन चाइल्ड, उसके बाद नेचर उन्हें अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट करेगी 3 वर्ष बाद, एंड ब्रॉट हर अप इन हर वे, और उनका पालन पोषण अपने तरीके से करेगी। नेचर वुड ऑलवेज इंस्पायर हर, नेचर हमेशा उसे यानी प्रकृति जो है उसे हमेशा प्रेरित करेगी, एज हर टीचर, टीचर के रूप में और एजुकेटर के रूप में, एंड वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इन फॉर्मिंग द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ लूसी। कैसा रोल कि लूसी के पर्सनालिटी और कैरेक्टर के फॉर्मिंग में, अर्थात उनके चरित्र निर्माण और उनके पर्सनालिटी, लूसी के पर्सनालिटी निर्माण में ये जो प्रकृति है अपना मेन रोल निभाएगी, इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा है 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never shown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. सबसे पहले मैं आपको बता दूं सन मीन्स होता है, सन एंड शावर मीन्स हो गया कि मतलब इस आसमान, खुले आसमान के नीचे अर्थात प्रकृति की गोद में। शावर मीन्स बौछार, सन मतलब धूप, धूप मतलब पूरी पृथ्वी पर धूप, शावर मतलब पूरी पृथ्वी पर बरसात, अर्थात इस नेचर को मान लेते हैं। सन एंड शावर मीन्स इस खुले मैदान में। 3 years सी ग्रू अर्थात 3 वर्षों तक वो ग्रू मतलब बढ़ेगी, अर्थात उसकी वृद्धि हो गई प्रकृति के इस खुले मैदान में, अर्थात प्रकृति के गोद में। देन नेचर सेड, तब प्रकृति कहती है ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन, अर्थात ऐसा प्यारा फूल 3 वर्ष बाद, ऐसा प्यारा फूल प्रकृति कह रही है कि 3 वर्षों के बाद ये ऐसा फूल हो जाएगी जो कि पृथ्वी पर कभी आज तक ऐसा
नहीं खिला, ऐसा फूल खिला ही नहीं। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ टेक, और इस बच्ची को मैं स्वयं लूंगी, अर्थात स्वयं अपने पास रखूंगी, अर्थात इसको मैं पालन पोषण करूंगी। सी शैल बी माइन, ये मेरी होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और इसे मैं अपनी लड़की के रूप में इसका मतलब पालन पोषण करूंगा, इसको ब्रॉट अप करूंगा, और मतलब ये मेरी लड़की के रूप में होकर के बड़ी होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पोएम स्टैंजा के बारे में बता दूं। देखिए इसमें राइमिंग स्कीम जो है वो, अच्छा राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइमिंग स्कीम आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लाइन 6 लाइन जितने भी लाइन की आपके स्टैंजा होती है, उन लाइनों का जो सबसे अंत वाला अक्षर होता है वो देखिए जिस लाइन से जैसा मिल रहा है, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है लास्ट वाला वो किस लाइन से मिल रहा है, वही उसकी राइमिंग स्कीम होती है। जैसे शावर, फ्लावर, टेक, मेक, शोन, ओन, तो इसका कैसे बनेगा? मान लीजिए शावर है, ई आर है लास्ट में, तो हमने इसको ए मान लिया। फिर इसमें ई आर है, इसको भी ए मान लिया। इसमें ई आर नहीं है तो इसको हमने बी मान लिया। अर्थात जब एक जैसे रहेंगे तो उसको एक मानेंगे, अर्थात एक जैसा मानेंगे, अलग होगा तो अलग मानेंगे। तो मान लीजिए हमने शावर को ए माना, फ्लावर को ए माना क्योंकि ई आर है लास्ट में, उसके बाद इसमें ई आर नहीं इसलिए हमने इसको बी मान लिया, तो हो गया ए बी। फिर हम शुरू करते हैं अगली लाइन से, टेक, मेक, तो ये फिर ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद ये अलग है बी, यानी ए बी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या चल रही है? ए बी। तो अब अगला स्टैंजा हम शुरू करते हैं। माई सेल्फ बिल टू माई डार्लिंग, बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ, इन हेवन, इन ग्लेड एंड बोअर, सेल्फ फील एंड overseeing power to kindle or restrain। दूसरे स्टैंजा में अब पहले तो इसका राइमिंग स्कीम मैं बता दूं। जैसे देखिए इसमें भी राइमिंग स्कीम वही है, क्योंकि एक पोएम में जो राइमिंग स्कीम कंटिन्यू होता है वो ऐसे ही चलता है। जैसे देखिए बी मी यानी ए उसके बाद फिर ये बी, फिर ए उसके बाद फिर ये बी। अब पोएट ने पहले स्टैंजा में बताया था कि जब वो लूसी 3 वर्ष की हो जाएगी तो उसको मैं अडाप्ट कर लूंगी, उसको अपने हिसाब से रखूंगी, उसका पालन पोषण मैं अपने हिसाब से करूंगी। और ऐसा मतलब जो लूसी रूपी फ्लावर है, अर्थात जो लूसी रूपी क्रिएशन है वो धरती पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरे स्टैंजा में माई सेल्फ बिल टू माई डार्लिंग बी, और ये जो लूसी मेरी लूसी है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, अर्थात बहुत प्रिय होगी। और डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, और वो हर उस स्वतंत्रता का उपयोग करेगी अपने जीवन में, अपने जीवन को प्रसन्न बनाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए वो हर उस अपने प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपयोग करेगी जिसकी वो अधिकारी है, अर्थात जो उसके अधिकार में है, परंतु उसका दुरुपयोग कभी नहीं करेगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और मेरे साथ ये जो लड़की है वो चाहे चट्टान हुआ चाहे मैदान हुआ हर जगह विचरण करेगी, अर्थात वो हमेशा मेरे साथ हर एक जगह पे रहेगी। इन द अर्थ एंड हेवन, चाहे वह पृथ्वी हो और चाहे स्वर्ग हो। इन ग्लेड एंड बोअर, अर्थात जो पेड़ों की कतार है उनकी छाया के नीचे उनके छायादार वृक्षों के मध्य में वो वहां भी रहेगी। सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, और वो क्या करेगी? वो अपने अंदर सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर, और वो हमेशा अपने ऊपर एक निगरानी महसूस करेगी, प्रकृति का एक वॉच महसूस करेगी। टू किंडल आर रेस्ट्रेन, और प्रकृति क्या करेगी? उसको नियंत्रित करेगी। प्रकृति क्या करेगी? उसको नियंत्रित करेगी। अब हमारा अगला स्टैंजा होगा, तो हम तीसरा स्टैंजा देखते हैं। She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence
and the calm of mute insensate things. अब इसमें कवि कहता है कि सी विल बी स्पोर्टिव एज ए फॉन। वो कैसी होगी, अर्थात जैसे जैसे बड़ी होगी, एक्टिव होगी, वो उस हिरण के बच्चे की तरह होगी जो हमेशा कूदता फुदकता रहता है। अर्थात एक्टिविटी जो उसकी होगी वो उस हिरण के बच्चे की तरह होगी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हिरण के बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं, क्योंकि उनको अपने शिकार हो जाने का डर रहता है, इसलिए वो हमेशा बहुत एक्टिव होते हैं, हमेशा कूदते फुदकते रहते हैं, बहुत तेज चलते दौड़ते फिरते रहते इधर उधर। तो वो किसकी तरह होगी, वो फान की तरह, हिरण के बच्चे की तरह होगी। द वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन अप और अप द माउंटेन स्प्रिंग। कैसे कि जैसे कि हिरण का बच्चा घास के मैदान में इस पार से उस पार दौड़ दौड़ कर खुश रहता है, इस पार से उस पार तक दौड़ता रहता है, खुश रहता है, चाहे वह घास का मैदान हुआ, चाहे माउंटेन हुआ, चाहे झरने हुए, अर्थात इधर से उधर दौड़ दौड़ कर जितना खुश रहता है उसी प्रकार से लूसी का क्रिएशन होगा। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम। और ये जो नेचर है वो उसके लिए एक मरहम का काम करेगी, अर्थात उसके हर दुख में, हर समस्या में जो नेचर है उसका एक उसके लिए एक मरहम का, अर्थात लूसी के लिए एक मरहम का वर्क करेगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग। और जो ये शांति है, जो क्या कहते हैं, मतलब प्रकृति की शांति है, काम है, सांत्वना है, ये सारी चीजें उसे अपने आप इस प्रकृति से प्राप्त हो जाएंगी। ये जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव चीजों की जो सभी क्वालिटी है, अर्थात हर प्रकार की चीजें प्रकृति से अपने आप उसे प्राप्त होगी, उसे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा स्टैंजा, इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो बताते हैं कि उसकी लूसी की एक्टिविटी किस प्रकार से होगी, लूसी की एक्टिविटी किस प्रकार से होगी। तो चौथे स्टैंजा में क्या कहते हैं, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द विलो वेंड नॉर शैल सी फेल टू सी even in the motion of the storm grace that shall mold the maidens form by silent sympathy। तीसरे स्टैंजा चौथे स्टैंजा में कवि कहता है कि जो फ्लोटिंग बादल हैं, अर्थात तैरते हुए बादल हैं, देयर स्टेट शैल बी लैंड, अर्थात जो लूसी है वो अपनी चाल, अर्थात चलने का तरीका जो है वो बादलों से सीखेगी। अर्थात जो बादल हैं वो अपने इस स्टेट को, अपने इस गुण को लूसी को उधार देंगे। फॉर हर द विलो वेंड, और जो विलो का वृक्ष है उसे झुकना सिखाएगा, अर्थात लोगों के सामने लोगों का रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। और जो तैरते हुए आकाश में बादल हैं वो लूसी को चलना सिखाएंगे। नार शैल सी फेल टू सी, और वो देखने में असफल नहीं होगी, अर्थात इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, अर्थात इस चीज की सुंदरता, अर्थात इस नेचर की सुंदरता को, चाहे वह आंधी तूफान कुछ भी कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति में वो देखने में असमर्थ नहीं होगी, उसे सारी चीजें क्लियरली दिखाई देंगे, साफ साफ दिखाई देंगे, अर्थात हर उस सुंदरता का वह अनुभूति कर सकती है, प्रकृति के हर एक प्रकार की सुंदरता की अनुभूति कर सकती है। ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। जो ग्रेस यानी प्रसन्नता है उसे क्या करेगी, एक युवती के रूप में बनाएगी, अर्थात उसका निर्माण एक युवती के रूप में करेगी। कैसे, बाय साइलेंट सिंपैथी, अर्थात अपने क्या कहते हैं शांत सहानुभूति के द्वारा उसे एक स्त्री का रूप दिलाएगी, अर्थात एक स्त्री के रूप में निर्माण करेगी। अर्थात पहले में क्या हुआ, पहले स्टैंजा में नेचर लूसी को अडॉप्ट करती है, दूसरे स्टैंजा में वो उसके बारे में बताती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, हर एक नियमों का मतलब यूज करेगी, हर एक रूल रेगुलेशन का यूज करेगी, बट कभी उसको मिसयूज नहीं करेगी, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। तीसरे स्टैंजा में कवि ने बताया कि लूसी जो है वो उसकी एक्टिविटी कैसे होगी, किस प्रकार से उसके अंदर एक्टिविटी रहेगी। और चौथे स्टैंजा में उसके गुणों के बारे में कि कौन से गुण वो कहां से लेगी।
तो अब हम आगे पांचवें स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा स्टैंजा हमारा है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लर्न हर ईयर इन मेनी ए सीक्रेट place where rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। अब देखिए इसमें भी वही राइमिंग स्कीम, डियर ईयर यानी ए ए बी फिर ए ए बी, वही राइमिंग स्कीम इसमें भी चल रहा है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन होगा। पांचवें स्टैंजा में कवि कहता है कि जो मध्यरात्रि के तारे होंगे, रात में जो मध्यरात्रि के तारे होंगे वो लूसी के लिए बहुत प्रिय होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर रिवलेट डांसेस देयर वेवार्ड राउंड एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड। तो कवि कहता है कि जो मध्यरात्रि के तारे होंगे वो लूसी के लिए बहुत प्रिय होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, वो अपने कानों को झुका करके उनकी बातों को सुनेगी। इन मेनी सीक्रेट प्लेसेज, और बहुत मतलब क्या कहते हैं सीक्रेट प्लेसेस पे, रहस्यमय स्थानों पर, वह रिवलेट डांसेस देयर वेवार्ड राउंड, जहां ये छोटी छोटी नदियां अपने रास्ते में डांस करते हुए चलती हैं। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उनके जल की कलकल ध्वनियां जो निकलती हैं, अर्थात उनके जल के बहाव से जो ध्वनि निकलती है उसको कान लगाकर वो क्या कहती है लूसी सुना करेगी। अर्थात नदियों के कलकल की ध्वनियां, जो पानी बहने की ध्वनि होती है, उसको कान लगाकर लूसी सुनेगी। और उसकी जो सुंदरता है, अर्थात उस नदी की और उस नदियों के बहने की जो सुंदरता है, वो शैल पास इनटू हर फेस, और वो क्या होगी लूसी के चेहरे पर उतर जाएगी। अर्थात इस प्रकार से क्या क्या हो गया कि जो मध्यरात्रि के तारे हैं वो लूसी के लिए बहुत प्रिय होंगे, और लूसी क्या करेगी, अब सीक्रेट प्लेसेस पे अपने कान लगाकर उस नदियों के जो अपने रास्ते में चलते हुए, रास्ते में डांस करते हुए चलते हैं, कलकल की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि को सुनेगी। और वो जो सुंदरता है ध्वनि की, उस नदियों के मतलब डांस करने की, वो लूसी के चेहरे पर उतर आएगी। और अगला हमारा 7वां स्टैंजा है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, her virgin bosom swell such thoughts of to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell। तो ये हमारा 6वां स्टैंजा है। अब 6वें स्टैंजा का क्या एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बताता हूँ। 6वें स्टैंजा में कवि कहता है कि वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, अर्थात डिलाइट मीन्स प्रसन्नता, फीलिंग मतलब विचार, वाइट मतलब बृहद। इस बृहद विचार का जो इस बृहद विचार की जो प्रसन्नता है, सेल रेयर हर फॉर टू स्टेटली हाइट, क्या करेगी वो, रेयर मतलब पालन पोषण करेगी, रेयर मतलब पालन पोषण करेगी, हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, अर्थात एक निश्चित ऊंचाई प्रदान करेगी, लूसी को एक निश्चित ऊंचाई प्रदान करेगी। हर वर्जिन वुजम स्वैल, अर्थात उसका जो कुंवारापन है, उसका जो कुंवारापन है। 6वें स्टैंजा में कवि कहता है कि जो प्रसन्नता की शक्तिशाली भावनाएं हैं, अर्थात वाइटल फीलिंग, अर्थात शक्तिशाली भावनाएं हैं ऑफ डिलाइट मतलब प्रसन्नता की, शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, तो क्या करेंगी लूसी को एक प्रभावशाली ऊंचाई प्रदान करके, रेयर मतलब उसका पालन पोषण करेंगी। अर्थात किस प्रकार से पालन पोषण करेंगी, तो लूसी को जो क्या कहते हैं प्रसन्नता का क्या काम है, किस प्रकार से पालन करेगी, वो उसको एक स्टेटली हाइट देगी, एक स्टेटली हाइट, एक प्रभावशाली ऊंचाई देगी। हर वर्जिन वूजम स्वैल, तो इससे क्या होगा, लूसी के जो वक्षस्थल होंगे अर्थात सीना होगा वो भर जाएगा, अर्थात वो पूरी तरीके से युवती हो जाएगी, युवती बन जाएगी। सच थॉट्स ऑफ लूसी आई विल गिव व्हाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डे, अर्थात कब कहता है कि प्रकृति कहती है कि लूसी को इस प्रकार के मैं विचार दूंगा तब जब मैं और लूसी इस घाटी में साथ साथ
निवास करेंगे, तब मैं लूसी को इस प्रकार के विचारों से भर दूंगा। अब हमारा अगला स्टैंजा होगा 7वां स्टैंजा। इस 7वें और अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है कि दस नेचर स्पोक स्पेक, स्पेक मीन्स स्पोक। तो इस प्रकार से वो प्रकृति कहता है कि द वर्क वाज डन, अब लूसी के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, उसको शिक्षित करने का कार्य पूरा हो गया है। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, अब शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, अर्थात हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, अर्थात हाउ सून मतलब कितनी जल्दी, माई लूसीज रेस वाज रन अर्थात उसकी भाग दौड़ अर्थात उसका जीवन कितना जल्दी पूरा हो गया। सी डाइड, वो मर गई है, एंड लेफ्ट टू मी, और मेरे लिए छोड़ गई है। दिस हेथ अर्थात ये ऊसर बंजर भूमि, दिस काम एंड क्वाइट सीन, यह नीरस एकदम चुपचाप से भरा जिसमें कोई रस नहीं है, ये नीरस प्रकृति छोड़ के चली गई अर्थात नीरस सीन, नीरस व्यू, नीरस दृष्टि छोड़ के चली गई है। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, जब वो मेरे साथ थी, जो मेमोरी अर्थात जो भी क्या कहते हैं विचार, जो भी सोच उसके साथ थे, जो भी मेमोरी थी उसके साथ, वो सब मेरे लिए छोड़ करके चली गई है। एंड नेवर मोर विल बी, और अब वो हमारे साथ कभी नहीं होगी, अर्थात लूसी की डेथ हो गई है, अब वो हमारे साथ कभी भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से 7वें और अंतिम स्टैंजा में पहले स्टैंजा में लूसी का क्रिएशन होता है और 6वें स्टैंजा तक उसको किस प्रकार से क्रिएट करती है नेचर, वो बताती है कि कौन कौन सी चीजें किससे ली जाएंगी और लूसी का रूप कैसा होगा, लूसी की एक्टिविटी कैसी होगी, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। और अंतिम स्टैंजा में लूसी पोएट से दूर चली जाती है, अर्थात लूसी की डेथ हो जाती है, अर्थात नेचर से वो अलग हो जाती है। तो कब कहता है कि लूसी के जाने के बाद सारी चीजें वीरान हो गई हैं, बंजर हो गई हैं, अब इसमें रस नाम की, मेलोडी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो इस प्रकार से 7वां स्टैंजा हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा पोएम समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूं कि ये पोएम आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि इस पोएम से संबंधित कोई भी समस्या होती है, कुछ ना समझ में आता है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। जैसा भी होगा, जिस तरीके से सुधार हो पाएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।